हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? थोड़ा ये बता दें चैट बॉक्स में, ताकि फिर हम स्टार्ट करें। कोई चैट में ये बता दे आवाज़ क्लियर है मेरी। अगर किसी को क्वेश्चन है वो माइक ऑन करने के लिए चैट बॉक्स में लिख सकता है, फिर मैं उसकी माइक ऑन कर दूंगा। या व्हाट्सएप पे ही मुझे मैसेज कर दे ग्रुप में, अगर यहाँ पे आपकी चैट ओपन नहीं हो रही तो। और स्क्रीन शो हो रही है स्लाइड की, प्रेजेंटेशन की? ठीक है, मैं चेक, एक सेकंड। चलें, वो कुछ लम्स ऑर्गेनाइजेशन है जिनकी ईमेल आईडी नहीं है ना, तो उनके लिए चैट बॉक्स ऑन नहीं होगा। बाकी आप या तो व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस, फिर मैं आपके लिए माइक ओपन कर दूंगा। अब कंफर्म करें, स्लाइड ओपन हो गई? चलें, ठीक है, तो शुरू करते हैं अभी। माई सेल्फ डॉक्टर सारंग सुरेश, और currently I am working as a faculty in Liaquat University of Medical Health Sciences in Department of Operative Dentistry, and also managing the comprehensive dental care. Also, most of my part-time job is to do the research, and also I'm working as an associate editor at the Springer Nature Journal groups, and currently focusing on the medical and dental case report journal of medical and medical case reports, which is published by the Springer Nature BMC group. एंड काफी स्टूडेंट्स और कुलीग्स मेरे पास आते थे, सर हमें साइनॉप्सिस का टॉपिक चाहिए, क्वेश्चन चाहिए। साइनॉप्सिस हमें पोस्ट ग्रेजुएशन के हवाले से तो मैंडेटरी है, या तो फिर क्वेश्चन ऐसे साइनॉप्सिस टॉपिक अप्रूव करवा लेते थे अपने सुपरवाइजर से, और जब डिसर्टेशन या थीसिस का टाइम आता था उस वक्त उनको पता चलता था कि काफ़ी डिफिकल्ट टॉपिक है, एंड काफ़ी चीज़ें उसमें रिक्वायर्ड है, तो फिर फंस जाते हैं काफ़ी परेशानी में, या तो टॉपिक चेंज कर लेते हैं। मैं जनरली रिकमेंड करता हूँ पोस्ट ग्रेजुएट्स को, और ज़्यादातर आज इसमें मैं पोस्ट ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट के लिए फोकस करूंगा कि अंडर ग्रेजुएट जो अर्ली करियर रिसर्चर्स हैं, न्यू न्यू रिसर्च में आना चाह रहे हैं, तो वो कैसे टॉपिक सेलेक्ट करें, और पोस्ट ग्रेजुएट्स अपनी थीसिस के लिए कैसे टॉपिक सेलेक्ट करें। अगर आज जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको कोई टॉपिक सेलेक्ट करवाना है तो वो भी आप डिस्कस करेंगे, और उनके लिए हम टॉपिक सेलेक्ट कर देंगे ताकि अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन में वो यूज़ कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा उसी के ऊपर ही है कि एक सिंपल सी रिसर्च अगर टॉपिक आपको चाहिए तो रिसर्च टॉपिक के लिए आपको एक रिसर्च क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। रिसर्च क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, कौन से एआई टूल्स यूज करते हैं, और कैसे एक
नया टॉपिक जनरेट हो जाए, और ज्यादा जो मेन ऑब्जेक्शन आता है अगर आप टॉपिक सबमिट करते हैं रिसर्च के हवाले से, आपके सुपरवाइजर के हवाले से या रिव्यूअर कमेटी के हवाले से, कि इसका रैशनल सही नहीं है, रैशनल इसका स्ट्रॉन्ग करें और वो सेट करके ले आए। अब रैशनली कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, रिसर्च गैप कैसे ढूंढना है, पहले तो ये होता था कि आर्टिकल्स आप पढ़ो, ये एक एक चीज को एनालाइज करो, लेकिन अभी एआई टूल्स आ गए और एआई को कैसे यूज कर सकते हैं इथिकली, जो गलत भी नहीं होगा लेकिन और एक्यूरेट भी आंसर देगा, बजाय जो हम लिख देंगे हमें टॉपिक जनरेट करके दो। सो वो भी आज मैं डिस्कस करूंगा कि कौन से एआई टूल्स हैं, कौन सी वेबसाइट हैं, और मैं लाइव वो करके दिखाऊंगा आपको। पर थोड़ा उससे पहले मैं आपको थोड़ी बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग दे दूं कि कौन से टॉपिक में किस किस्म का रिसर्च क्वेश्चन बनेगा और कैसे डिजाइन होगा। तो उसके लिए हम थोड़ा दूसरी आएंगे पहले चीज पे। जनरली हमारे पास या मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं और एक आर्टिकल लेके आते हैं, सर ये पेरेंट आर्टिकल है, मैं इस पे रिसर्च करूं। तो पहले जो मैंने ये स्लाइड इस वजह से बनाई थी कि आपको आइडिया हो कि ओवरऑल जर्नल्स में कौन से किस्म के रिसर्च आर्टिकल्स हैं, कौन से टाइप ऑफ आर्टिकल्स या स्टडीज आपके काम के हैं और कौन सा आपके काम का नहीं है। वो आते हैं आपकी स्ट्रेंथ के हवाले से। अब जो ये पिरामिड एक बना हुआ है, जो बेस ऑफ पिरामिड है नीचे अगर हम देखेंगे, दैट इज एनिमल एंड लेबोरेटरी स्टडीज। अगर हम मेडिकल साइंस की बात करें तो इनकी इतनी वैल्यू ज्यादा नहीं होती। ह्यूमन स्टडीज के हवाले से जाहिर है कि एनिमल और लेबोरेटरी स्टडीज को आप कभी ट्रांसलेट ह्यूमन में इतना जल्दी नहीं कर सकते। तो ये लेवल ऑफ स्टडीज है, जो जितनी बेस के टुवर्ड्स बेस होगी उसकी उतनी स्ट्रेंथ और वैल्यू कम होती है। बट अगर अर्ली करियर रिसर्चर्स हैं, जो नए नए अंडर ग्रेजुएट्स या पोस्ट ग्रेजुएट्स आ रहे हैं, तो उनको इन चीजों के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे पिरामिड ऊपर होता जाता है वो उसके लिए आपको ज्यादा एक्सपर्टीज चाहिए होती हैं। अब सबसे नीचे है एनिमल या लेबोरेटरी स्टडीज। दूसरा है केस रिपोर्ट्स और केस सीरीज या नैरेटिव रिव्यूज या एक्सपर्ट ओपिनियंस और एडिटोरियल। इसमें कोई रिसर्च डिजाइन चाहिए नहीं होता, ये आप केस रिपोर्ट या केस सीरीज, जस्ट आप अगर हॉस्पिटल में अपनी क्लिनिक पे काम कर रहे हैं, वहां पे कोई स्पेशल केस आ गया, वो डॉक्यूमेंट करके उसके बारे में लिटरेचर रीड करके आप पब्लिश कर सकते हैं। तो जनरली जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं या पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, मैं उनको यही कहूंगा कि अपनी सीवी बिल्ट करने के लिए इंटरनेशनली अगर वो जाना चाह रहे हैं तो वो उन इन चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस करें, केस रिपोर्ट या केस सीरीज के ऊपर। बट अभी एआई टूल्स आने की वजह से ज्यादातर हमारे जो अंडर ग्रेजुएट्स हैं वो जा रहे हैं नैरेटिव रिव्यूज और एक्सपर्ट ओपिनियन एडिटोरियल्स। देखिए, नैरेटिव रिव्यूज, एक्सपर्ट ओपिनियन एडिटोरियल्स आपके अच्छे जर्नल में तब पब्लिश होंगे जब आपके बैकग्राउंड में ऑलरेडी उस टॉपिक पे 3 से 4 स्टडीज हो चुकी हैं। तो अगर आप यंग एज में हैं और अर्ली करियर रिसर्चर है, अभी तो मैं देख रहा हूँ एआई टूल आ गया, उसके एआई के थ्रू जनरेट करके वो पब्लिश करवा रहे हैं। तो नैरेटिव रिव्यू, एक्सपर्ट ओपिनियन, मुझे पता है कि इस जो मेरा स्टूडेंट है उसको इस टॉपिक के बारे में इन डेप्थ एनालिसिस नहीं है, वो कहीं से बस चैट जीपीटी या इससे लिख के आके पब्लिश करवा रहा है। जो भी एक रिसर्चर होगा, जो एक अथेंटिक रिसर्चर होगा या जिसका बैकग्राउंड रिसर्च में रियल होगा, तो वो इस चीज को आइडेंटिफाई कर पाएगा और सीवी में आप उसको पता चल जाएगा कि इसने कैसे ये नैरेटिव रिव्यू लिखा है। तो नैरेटिव रिव्यू के ऊपर मैं ये रिकमेंड करूंगा अंडर ग्रेजुएट्स फोकस ना करें। पब्लिश तो हो जाएगा, आपकी सीवी में ऐड हो जाएगा, बट कहीं इतना फायदा नहीं देगा आपको। द थर्ड इज केस कंट्रोल स्टडीज। ये आप कर सकते हैं रेट्रोस्पेक्टिव, लेकिन आप प्रमोशन या अगर आप बाहर कहीं अप्लाई करना चाह रहे हैं तो अर्ली करियर के लिए केस कंट्रोल स्टडीज एक्सेप्टेबल हैं। बट अगर जिनका सीनियर रिसर्चर्स हैं, जो ऑलरेडी उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, तो उनके लिए ये रेट्रोस्पेक्टिव स्टडीज इतना फायदा नहीं देती। लेकिन अंडर ग्रेजुएट वो रिकॉर्ड्स ऑलरेडी, जो रिकॉर्ड सेव है आपके हॉस्पिटल में, रेडियोग्राफ्स, आपके क्लिनिकल हिस्ट्रीज, केस डॉक्यूमेंटेड, वो आप रिकॉर्ड करके आप पब्लिश कर सकते हैं, दैट इज एक्सेप्टेबल। अदर इज जो कोहॉर्ट स्टडी, नंबर सेकंड पे मैं कहूंगा कोहॉर्ट स्टडी, एंड नंबर फर्स्ट रेंडमाइज
control trial. These both studies are the best type of researches anyone can do. आपके अंडर पोस्ट ग्रेजुएट्स अगर हैं तो मैं उनको रिकमेंड करूंगा वो इन्हीं दो स्टडीज पे जाएं, कोहॉर्ट स्टडीज या रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल। तो जो अगर आप आर्टिकल सर्च करते हैं अपने टॉपिक के लिए, पेरेंट आर्टिकल के लिए, तो उनकी कैटेगरीज आप हमेशा फर्स्ट पेज पे एब्स्ट्रैक्ट के ऊपर कैटेगरीज लिखी होती हैं कि ये किस किस्म का आर्टिकल है, इधर इट इज प्रोस्पेक्टिव ट्रायल या रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल। तो जो मेन स्टडीज हैं हमारे मेडिकल साइंस में, ये दो स्टडीज हैं। तो अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट अंडर ग्रेजुएट तो थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ पे आ सकते हैं क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए मैं रिकमेंड करूंगा रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल और कोहॉर्ट स्टडीज। एंड जो सबसे टॉप लेवल पे, दैट इज सेकेंडरी, हम कहेंगे जो सेकेंडरी स्टडीज हैं उन वो भी आप घर बैठे कर सकते हैं, दैट इज क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइंस एंड मेटा एनालिसिस। बट फॉर दिस यू नीड द एक्सपर्टीज। आप एक अर्ली करियर रिसर्चर अगर ये सबमिट करेगा वो फेक ही होगा, वो रिजेक्ट हो जाएगा। मेटा एनालिसिस और क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइन एक बिल्कुल ऑर्गेनाइजेशन की तरह ये काम होता है और मल्टीपल सीनियर रिसर्चर्स बैठ के उसको एनालाइज करते हैं। अंडर ग्रेजुएट अगर मेटा एनालिसिस कर रहा है तो वो चैट जीपीटी से ही बनेगा या एआई टूल से काफी लोग बना देते हैं, तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। क्योंकि जब आप उस आर्टिकल को भेजेंगे किसी भी जर्नल में, तो जस्ट लाइक मैं एक एडिटर हूं तो मैं एडिटर उसको आइडेंटिफाई कर लूंगा कि उस जिस ऑथर के बैकग्राउंड में ऑलरेडी अगर उस पर स्टडीज नहीं पब्लिश्ड हुई तो वो मैं उसी वक्त उसको हम बोलते हैं डेस्क रिजेक्शन के, आपने सबमिट कर दिया उसी के वक्त आपको रिजेक्ट होके मिलेगा वापस आर्टिकल 1 या 2 दिन के अंदर। क्योंकि वो ऑथर का बैकग्राउंड चेक होता है कि इसने ऑलरेडी इस टॉपिक पे पब्लिकेशंस की हैं या नहीं की है। सो इन चीजों पे आप तब जाएं क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइंस और सिस्टमिक या मेटा एनालिसिस पे जब आप एक एस्टेब्लिश्ड रिसर्चर हो जाते हैं। अब आते हैं इस पे जो आपका क्वेश्चन फ्रेमवर्क। जब मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं मैं उनको यही कहता हूँ टॉपिक नहीं पूछे मुझसे, मुझे एक क्वेश्चन दे दें, फिर आप उस क्वेश्चन के हिसाब से आप जनरेट करते हैं कि रिसर्च आपको कौन सी करनी है और रिसर्च टॉपिक कौन सा सिलेक्ट होगा। ये समझ लें रिसर्च टाइटल हमेशा जब आपका सिनॉप्सिस कंप्लीट हो जाता है बन के, उसके बाद आपका टाइटल बनता है। आप जो ये करते हैं ना ज्यादा सा टाइटल बता दें, टाइटल ये कि फर्स्ट में टाइटल नहीं होता, पहले आपकी पूरी एक सिनॉप्सिस रिसर्च प्रपोजल एक पूरा हम लिखते हैं, उसके बाद टाइटल उसका डिसाइड होता है। बिकॉज टाइटल से शो होता है कि नीचे अंदर कौन सा सिनॉप्सिस लिखा है, किस किस्म की स्टडी है, कौन से वेरिएबल्स हैं। आप पहले टाइटल बनाएंगे, वेरिएबल बाद में डिजाइन करेंगे तो वो मिसमैच होगा, वो भी रिजेक्शन के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। कि आपने टाइटल एक ईआरसी से अप्रूवल करवा लिया, बाद में आप जब थीसिस या आर्टिकल पे काम कर रहे हैं वो वेरिएबल्स चेंज हो रहे हैं और आपका आर्टिकल और टाइटल मैच नहीं हो रहा, वो भी रिजेक्शन के चांसेस आ जाते हैं उसमें। अब क्वेश्चन कैसे जनरेट करना होता है, सो उसके 3-4 फ्रेमवर्क्स हैं और हर क्वेश्चन के लिए अलग किस्म के फ्रेमवर्क्स हैं जो मैं आपको आज इसमें शो करूंगा स्लाइड में। सो दीज आर द 5 फ्रेमवर्क्स जो आपको एक अपना सुपरवाइजर या जो आपको आइडिया दे रहा है कि इस किस्म की रिसर्च आप करें तो वो उस हिसाब से क्वेश्चन जनरेट होगा। जस्ट लाइक एक है पीको जो मोस्ट कॉमन मेडिकल साइंस में यूज होता है कि अगर आपने किसी भी ट्रीटमेंट की इफेक्टिवनेस चेक करनी है, 2 या 3 ट्रीटमेंट्स कंपेयर करने हैं, तो उसके लिए आपको जो क्वेश्चन जनरेट करना होगा दैट इज पीको फॉर्मेट। वो आपके सारे इन डिटेल एब्रीवेशन में आगे एक्सप्लेन करता हूँ नेक्स्ट स्लाइड्स में। सेकंड इज आपका अगर आप पेशेंट या यूजर एक्सपीरियंस चेक करना चाह रहे हैं, परसेप्शन या एटीट्यूड चेक करना चाह रहे हैं, या जो जस्ट लाइक हम उसको नॉलेज एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस केप स्टडीज बोलते हैं, तो केप स्टडीज के लिए जो आपको क्वेश्चन जनरेट करना पड़ेगा दैट इज बेस्ड ऑन द स्पाइडर फ्रेमवर्क। वो भी नेक्स्ट में हम आप डिस्कस करेंगे। थर्ड इज अगर आप कोई चीज रिस्क फैक्टर असेस करना चाह रहे हैं या 2 वेरिएबल्स के बारे में एसोसिएशन चेक करना चाह रहे हैं, दैट इज बेस्ड ऑन द क्वेश्चन फ्रेमवर्क पीईओ, पीओ हम उसको बोलते हैं। अगर आप पब्लिक हेल्थ साइड में हैं, कम्युनिटी की साइड पे हैं या बिजनेस मैनेजमेंट साइड में हैं, तो आप अगर हेल्थ सर्विसेज की एवेल्युएशन या पॉलिसी के बारे में रिसर्च करना चाह रहे हैं या मैनेजमेंट के बारे में, तो उसके लिए जो फ्रेमवर्क है दैट इज एक्लिप्स। एंड
द फाइनल, अगर आप इंसिडेंस या प्रेवलेंस देखना चाह रहे हैं मोस्टली पब्लिक हेल्थ या कम्युनिटी डेंटिस्ट्री की साइड में, तो दैट क्वेश्चन फ्रेमवर्क इज कोको पोप। तो ये 5 क्वेश्चन फ्रेमवर्क हैं, तो इसके हिसाब से आपने क्वेश्चन जनरेट करना है, फिर उसके हिसाब से आपने रिलेवेंट आर्टिकल सर्च करने हैं, फिर उस आर्टिकल से आपको रिसर्च गैप मिलेगा। उस रिसर्च गैप को जब आप सॉल्व करेंगे, उस रिसर्च गैप को सॉल्यूशन इज नोन एज योर रिसर्च। तो पहले जो आपको काम करना है, तो पहले इन फ्रेमवर्क्स की बेसिस पे आपने क्वेश्चन जनरेट करना है। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न इन डिटेल कि अभी पीको, व्हाट इज पीको। तो पीको के बारे में हम शो करूंगा कि पीको हम तब करते हैं जब हमें कोई इंटरवेंशन करनी होती है या कोई इफेक्टिवनेस, जस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम क्लिनिकल ट्रायल करते हैं या मेडिकल या डेंटल साइड में हम अगर कोई क्लिनिकल स्टडी या रेंडमाइज ट्रायल करना चाह रहे हैं, so you have to use the PICO when you want to evaluate the effectiveness of the treatment या कोई intervention या कोई clinical, मतलब most of the clinical studies जो आएंगी that is based on the PICO framework। तो जो भी आपको अपना सुपरवाइजर टॉपिक दे रहा है, तो उस हिसाब से आपने पीको जनरेट करना है। जस्ट लाइक यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि पीको जो फर्स्ट है दैट इज पेशेंट या पॉपुलेशन, तो आप जो टॉपिक चूज कर रहे हैं उनमें आपकी पॉपुलेशन है, पेशेंट कौन है, जस्ट लाइक हु आर यू स्टडिंग, स्पेसिफिक करना है कि आपने बस के आई एम टेकिंग ह्यूमन, ऐसे नहीं है कि आपको स्पेसिफाई करना है। इधर आपने कोई एज ग्रुप ले रहे हैं या कोई डायग्नोसिस ले रहे हैं या कोई सेटिंग या कोई रिलेवेंट कैरेक्टरिस्टिक, मतलब ये है कि मैं ले रहा हूँ 4th ईयर के डेंटल स्टूडेंट्स, सो दैट इज योर पेशेंट या पॉपुलेशन। ये नहीं करना कि मैं मेडिकल के स्टूडेंट्स ले रहा हूँ या हेल्थ के स्टूडेंट्स ले रहा हूँ, नहीं, यू हैव टू स्पेसिफाई कि आपके जो रिसर्च जो आइडिया आपको दे रहा है सुपरवाइजर या टॉपिक दे रहा है कि इस पे लेके आओ, तो वो उसके हिसाब से आप क्वेश्चन जनरेट करेंगे। तो पेशेंट या पॉपुलेशन स्पेसिफाई करें कि आपका जो वो इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रीटमेंट है या इंटरवेंशन है या जो भी क्लिनिकल टेक्निक है, वो कौन से लोगों में आप करेंगे। ठीक है, इंटरवेंशन आए, आप क्या चेंज करना चाह रहे हैं या क्या ट्रीटमेंट नया ऐड करना चाह रहे हैं। इसमें क्लिनिकल टर्म्स आप जेनरिक यूज करेंगे, ब्रांड नेम नहीं। जस्ट लाइक आप ऐसे नहीं यूज करेंगे कि मैं सिंफ्लेक्स यूज करना चाह रहा हूं कि सिंफ्लेक्स या ब्रूफिन बेहतर है। नो, यू हैव टू यूज द जेनरिक टर्म, जस्ट लाइक नेप्रोक्सिन सोडियम इज गुड या आपकी आइबुप्रोफेन इज गुड या पैरासीटामोल इज गुड। सो इंटरवेंशन जो आप दैट इज आई एंड कंपैरिजन, आप जो नई चीज इंसर्ट कर रहे हैं तो वो न्यू चीज किसके अगेंस्ट कंपेयर कर रहे हैं आपका। वो जस्ट लाइक मेरी एक स्टडी थी एमटीए वर्सेस बायोसेरामिक, तो बायोसेरामिक एक न्यू मटेरियल था, मैं उसको कंपेयर कर रहा था एमटीए से। तो दैट इज योर, और जो मेरा था पेशेंट दैट इज इरिवर्सिबल पल्पाइटस, और जो आउटकम था वो था पेन एंड रेडियोग्राफिक फीचर। जो मेरा थीसिस का टॉपिक था कि इरिवर्सिबल पल्पाइटस के पेशेंट्स में, परमानेंट टूथ इरिवर्सिबल पल्पाइटस इन परमानेंट टूथ, उसमें मैं अगर एमटीए डाल रहा हूं या बायोसेरामिक डाल रहा हूं और चेक कर रहा हूं कि क्लिनिक पेन और रेडियोग्राफिक किस में कम हो रही है, तो कंपैरिजन आप कोई जो चीज उसके साथ कंपेयर कर रहे हो, आपका स्टैंडर्ड कोई ट्रीटमेंट होगा, प्लेसिबो हो सकता है, कोई अल्टरनेटिव या दो डिफरेंट किस्म की इंटरवेंशन हो सकती हैं। अगर कोई कंपेरेटर नहीं है, मतलब आप एक चीज नई ट्राई कर रहे हो, तो वो भी आप मेंशन कर देंगे इसका कोई कंपेरेटर नहीं, ये हम न्यू ट्राई कर रहे हैं, एंड एक कोई उसमें प्लेसिबो डाल दे। जैसे लाइक आप इरिगेशन ट्राई चेक कर रहे हैं कि दो सिचुएशंस में, एक में आप हाइपोक्लोराइड यूज कर रहे हैं, दूसरे में आपके कोई अगेंस्ट नया मटेरियल नहीं है, तो एक आप पानी डाल दें उसमें, दैट इज प्लेसिबो। क्यों, फिर चेक करेंगे क्या फर्क आ रहा है नहीं आ रहा। आउटकम, व्हाट आर यू ट्राइंग टू मेजर और अचीव, ये आपने न्यूट्रली बताने हैं कि क्या एग्जैक्ट इफेक्ट आएगा। ऐसे हवा में नहीं बताना कि बस मैं चेक कर रहा हूँ एमटी का क्या इफेक्ट है, इफेक्ट को छोड़ आप क्या चेक करना चाह रहे हैं, इफेक्ट को वो भी स्पेसिफाई आपको करना पड़ेगा। और उसके साथ अगर हम एस कभी कभी ऐड कर देते हैं कि स्पेसिफाई द टाइप ऑफ स्टडी, आप सिस्टमिक रिव्यू करना चाह रहे हैं या आप रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, तो पीको आपका अगर आप जब भी आप कंपेयर करेंगे तो यू हैव टू यूज द पीको फॉर्मेट। अब
यहाँ पे एक वेबसाइट में आपको रिकमेंड करूंगा, जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, इस किस्म की अगर आप वो क्वेश्चन उस वेबसाइट पे इंसर्ट करेंगे, यू विल गेट ऑलमोस्ट ऑल द पब्लिश्ड आर्टिकल्स ऑन दैट टॉपिक, दैट इज नोन एज कॉन्सेंसस, AIA पे, दैट इज कॉन्सेंसस। अब जस्ट लाइक यहाँ पे हम ट्राई कर रहे हैं कि एग्जांपल मैंने यहाँ पे दे रहा हूँ कि इन एडल्ट पेशेंट with type 2 diabetes, that is your P, does a structured walking program performed 5 days per week, that is intervention, compared with no structured exercise, that is comparison, affect HbA1c level over 12 weeks, that is your O. सो दैट इज यूर द पीको क्वेश्चन। अब आपने कहाँ जाना है, कॉन्सेंसस वेबसाइट में आपको जब ये स्लाइड खत्म करके शो करूंगा कि कॉन्सेंसस, वहां पे इस किस्म का ये आपने क्वेश्चन अपलोड करना है पहले। जस्ट लाइक यहाँ पे लिखेंगे, डज द स्ट्रक्चर्ड वॉकिंग प्रोग्राम अफेक्ट HbA1c लेवल इन टाइप 2 डायबिटीज। जो आप इंटरवेंशन कर रहे हैं पहले उस पर चेक तो करें स्टडीज अवेलेबल है या नहीं, तो वो आपको एक पूरी स्टडीज पब्लिश करके देगा। वहां से जो आपको आर्टिकल्स मिलेंगे वो मैं आपको नेक्स्ट जब स्लाइड खत्म होगी बताऊंगा कि कैसे वहां से आपने एक क्वेश्चन जनरेट करना है। तो फिलहाल के लिए ये थोड़ा आइडिया कर लें कि जब आप कंपेयर करेंगे कोई भी दो चीजों को एंड इन क्लिनिकल सिचुएशन, यू हैव टू यूज द पीको फॉर्मेट। नेक्स्ट इज योर स्पाइडर। स्पाइडर इज फॉर द क्वालिटेटिव एंड मिक्स्ड मेथड स्टडी। जब आप कोई भी आपकी रिसर्च स्टडी मिक्स्ड मेथड या क्वालिटेटिव स्टडी है तो वहां पे आप स्पाइडर यूज करेंगे, जैसे लाइक केप स्टडीज हैं, परसेप्शंस, एटीट्यूड्स, बिहेवियर। तो ये सारी स्टडीज में आप स्पाइडर यूज करेंगे। स्पाइडर का क्या होगा फुल फॉर्म, एस फॉर सैंपल, हु इज बीइंग स्टडीड। क्वालिटेटिव रिसर्च में सैंपल लिखना बेहतर होता है एज कंपेयर टू पॉपुलेशन। तो क्योंकि आप पॉपुलेशन नहीं उठाते, आप कुछ लिमिटेड लोग उठाते हैं या लिमिटेड ग्रुप ऑफ पर्सन उठाते हैं, तो क्वेश्चन में आपका सैंपल इज बेटर इंस्टेड के आप पॉपुलेशन उसमें लिख दें। एनपीआई, दैट इज फिनोमिना ऑफ इंटरेस्ट। आप क्या चेक करना चाह रहे हैं, व्हाट एक्सपीरियंस, बिहेवियर और सिचुएशन इज बीइंग एक्सप्लोर्ड। डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज लिखनी है, अजम्पशंस नहीं करने हैं आपने। एंड डी से डिजाइन, आप कोई थ्योरी चेक करना चाह रहे हैं या कोई इंटरव्यूज करना चाह रहे हैं, तो किस किस्म का आप उसमें एनालिसिस करना चाह रहे हैं। तो ज्यादातर ये आपकी जो स्टडीज होती हैं, आपकी लिटरेचर स्टडीज या नॉन मेडिकल साइड में रिसर्चेस या बिजनेस साइड की रिसर्चेस में ये फ्रेमवर्क आपका यूज होता है। ई से इवेल्युएशन, आप क्या एग्जैक्टली इवेल्युएट करना चाह रहे हैं, एक्सपीरियंस, परसेप्शन, एटीट्यूड, बिहेवियर या प्रोसेस। और रिसर्च टाइप क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव या मिक्स्ड मेथड स्टडीज हैं। एक और मैं इसमें स्लाइड शायद मिसमैच हो गई थी, मैं शो करना चाह रहा हूँ डेंटिस्ट्री में हवाले से। अब यहाँ पे देखें कि एक हम क्वेश्चन जनरेट कर रहे हैं टूथ ट्रांसप्लांटेशन के लिए। अब पीको या पबमेड के थ्रू अगर आप सर्च करना चाह रहे हैं तो पबमेड के थ्रू भी आप सर्च कर सकते हैं। जो आपका पीको क्वेश्चन होगा उसके जो भी कीवर्ड्स हैं वो आप एक एक कीवर्ड ऐड इंसर्ट करेंगे पबमेड में, उसके हिसाब से जो आपके आर्टिकल्स जनरेट होके आएंगे फिर वो उन आर्टिकल्स को रीड कर सकते हैं। जस्ट लाइक यहाँ पे के पी है के टूथ एवल्जन या टूथ रिप्लांटेशन। स्लाइड शो नहीं हो रही किसी को? चेक करें अभी शो हो रही है स्लाइड। ग्रुप में मैसेज कर दे अगर किसी के पास स्लाइड नहीं चल रही तो। एक ने मैसेज किया है मुझे। चलें ठीक है, गुड। अब यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं पीको क्वेश्चन एवल्जन के हवाले से कि टुथ एवल्जन, टुथ रिप्लांटेशन, तो हम ये आपके मेश वर्ड्स हो गए। फिर इंटरवेंशन, दो किस्म की इंटरवेंशन है, या तो स्प्लिंट के हवाले से आप सर्च करें या पल्प रिमूवल या आरसीटी के हवाले से सर्च करें। तो सेम
काइंड ऑफ आप जस्ट टर्म्स चेंज करेंगे तो दो अलग अलग रिसर्च टॉपिक हो जाएंगे यहाँ पे। आउटकम, अब एक रिसर्च क्वेश्चन है जिसमें ये देख रहे हैं कि ट्रुथ इंटीग्रेशन, फंक्शनल पेरियोडोंटल हीलिंग या रूट रिजॉर्प्शन पे स्प्लिंट का क्या इफेक्ट आ रहा है। और दूसरी स्टडी में देखा जा रहा है कि जस्ट पल्पेक्टोमी या पल्पोटोमी और रूट कैनाल करने से क्या इफेक्ट आ रहा है। तो जस्ट आप इंटरवेंशन अगर आप चेंज कर रहे हैं, बाकी चीजें आप पॉपुलेशन कंपैरिजन और आउटकम सेम रख रहे हैं, तो वो आपका दो अलग अलग रिसर्च क्वेश्चन, दो अलग किस्म की रिसर्च स्टडीज होती जा रही है। तो पोस्ट ग्रेजुएशन स्टडीज में भी काइंड ऑफ सिमिलर होती है कि अगर आपके कोलीग्स हैं, उन्होंने एक रिसर्च टॉपिक अप्रूवल करवा लिया है और उन्होंने एक इंटरवेंशन की है, तो आप जस्ट इंटरवेंशन चेंज करके सिमिलर काइंड ऑफ स्टडी आप कर सकते हैं। देन स्पाइडर पे आ रहे हैं कि अब जस्ट लाइक यहाँ पे एक क्वेश्चन जनरेट हो रहा है स्पाइडर के हवाले से कि अमंग फैमिली केयर गिवर्स ऑफ पीपल विद डिमेंशिया, दैट इज एस, what are lived experiences of managing behavioral symptoms at home, that is PI, A is explored through qualitative interview studies, D with a focus on coping strategies and emotional burden, that is E, and across qualitative and mixed method design. So this is how the question you have to generate before finding your literature, and उसका फिर गैप निकाल के फिर आप उस पर रिसर्च स्टडी करें। एंड दैट इज कॉन्सेंसस। कॉन्सेंसस पे इस किस्म के अगर आप क्वेश्चन टाइप कर बना के पहले आप क्वेश्चन बनाएं और कॉन्सेंसस पे लिखेंगे तो इट विल गिव यू ऑलमोस्ट ऑल द पब्लिश्ड आर्टिकल्स इस एआई टूल के थ्रू आपको मिल जाएगा। देन थर्ड इज पीईओ। जब आपकी रिसर्च में इटियोलॉजिकल फैक्टर या रिस्क या कॉज एंड इफेक्ट क्वेश्चन अगर आप चेक करें पब्लिक हेल्थ या कम्युनिटी डेंटिस्ट्री के हवाले से, ये है कि व्हेन यू आर इन्वेस्टिगेटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन एक्सपोजर और एनवायरमेंटल फैक्टर एंड हेल्थ आउटकम, तो उसके लिए आपको जो क्वेश्चन फ्रेमवर्क यूज करना पड़ेगा दैट इज पीईओ। जस्ट लाइक एग्जांपल है, व्हाट इज द इंसिडेंस ऑफ बर्नआउट among healthcare workers in hospital settings working prolonged night shift work, that is PEO. P means population, what groups or of population or patients with common characteristics, exposure या environmental factor कौन सा है, what is the primary, और outcome आप क्या anticipate कर रहे हैं जो आप measure करना चाह रहे हैं। So you have to use the PEO question framework. And fourth is Eclipse for health services and policy क्वेश्चन। जनरली ये एडमिनिस्ट्रेशन साइड पब्लिक हेल्थ या जो आजकल नया एमबीए आ रहा है हेल्थ केयर मैनेजमेंट, वहां पे इस किस्म के आपको क्वेश्चन जनरेट करने पड़ेंगे फॉर योर थीसिस, दैट इज ई से अगर हम बात करें, जस्ट लाइक यहाँ पे एक क्वेश्चन में दे रहा हूँ कि टू आइडेंटिफाई एविडेंस टू इन्फॉर्म द डेवलपमेंट ऑफ inpatient care pathway for elderly patients with hip fractures in a district general hospital in UK. What does evidence show about length of stay when dedicated orthogeriatric ward model is delivered by multidisciplinary orthogeriatric team? अब यहाँ पे ई से क्या आएगा आपके क्लिप्स में, एक्सपेक्टेशन कि व्हाट डज द पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन वांट फ्रॉम द इंफॉर्मेशन, दे वांट इम्प्रूवमेंट, जस्टिफिकेशन या इंफॉर्मेशन। अगर आप किसी डिपार्टमेंट के एडमिनिस्ट्रेटर हैं तो ये क्वेश्चन यूज करके आप अपने इंटरनल डिपार्टमेंट या इंस्टीट्यूट में भी छोटी छोटी रिसर्चेस कर सकते हैं कि आपकी ओपीडी में अगर आप ये चेंजेस कर रहे हैं तो क्या फर्क आ रहा है, टाइमिंग के हवाले से या किसी लोग के हवाले से या किसी फीस के हवाले से। तो ये सारी चीज असेसमेंट्स आप कर सकते हैं। क्लाइंट ग्रुप, हु इज द सर्विस और इंटरवेंशन एम्ड एट। लोकेशन आपका ऐड होगा, वेयर इज द लोकेशन सर्विस प्रोवाइडेड इंक्लूडिंग सेटिंग, जियोग्राफिक कॉन्टेक्ट और सिस्टम लेवल। इम्पैक्ट, how is the change or effectiveness being measured, what outcomes or impact indicators are of interest. Professionals, who delivers or is involved in the service and what type of service or program is being examined. तो इस ये हेडिंग्स में आपका जो रिसर्च टॉपिक है या क्वेश्चन है वो ऐसे बना होगा, देन यू विल बी एबल टू इजीली डू द रिसर्च और साइनॉप्सिस आप लिख पाएंगे इसके ऊपर। देन फिफ्थ इज कोको पोप, इट इज फॉर द इंसिडेंस एंड प्रिविलेंस क्वेश्चन। जब आप कोई कॉमन कंडीशन को चेक करना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं कि एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन में कोई कंडीशन एक कॉमन तो नहीं है, तो ये ज्यादातर आपकी पब्लिक हेल्थ और कम्युनिटी वाले यूज करते हैं। तो इसमें कोको क्या होगा, सीओ से फर्स्ट से कंडीशन, व्हाट कंडीशन डिजीज और इवेंट इज द फोकस ऑफ स्टडी, कॉन्टेक्स्ट
जियोग्राफिक लोकेशन, बैकग्राउंड और ये चीजें, पॉपुलेशन। And example, just like what is the prevalence of post-traumatic stress disorder? That is the first your core condition in the low and middle income countries, just like Pakistan hai, during and after COVID-19. That is context among frontline healthcare workers. That is your population. तो दीज आर द 5 फ्रेमवर्क जिसके थ्रू आपने एक क्वेश्चन बनाना है। पहले उस क्वेश्चन को बना के फिर आप पबमेट में वो जो भी उस क्वेश्चन में, जस्ट लाइक यहाँ पे अगर हम आ रहे हैं व्हाट इज द प्रेवलेंस, तो ये प्रेवलेंस पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, दीज आर योर मेश टर्म्स। आप पबमेड में एंटर करें, एक एक टर्म का आर्टिकल आएगा, या एज इट इज एग्जाम्पल की तरह क्वेश्चन बना के कॉन्सेंसस पे सेंड करेंगे, सो यू विल गेट ऑल द आर्टिकल्स। और उन आर्टिकल्स के आप डाउनलोड कर सकते हैं एट ए टाइम, आपके सारे रेफरेंसेस उसमें आ जाएंगे। देन जब आपको एक टॉपिक या रिसर्च क्वेश्चन मिल गया तो ये 6 चीजें जरूर देखें। अगर इन 6 चीजों में कोई भी एक चीज आपकी ज्यादा हो रही है, 3 वैल्यूज हम देते हैं कि ये 6 कंपोनेंट्स हैं, 6 कंपोनेंट्स को हम 1 2 3 देते हैं। 3 मीन्स हाईएस्ट, 1 मीन्स लोएस्ट, 2 मीन्स एक बीच में जब रास्ता आ रहा है, दैट इज हाइपोथेटिकल। तो मैं ये यूज हम जनरली करते हैं कोई भी रिसर्च टॉपिक, खास करके पोस्ट ग्रेजुएशन के हवाले से सिलेक्ट करने में, कि रिलेवेंस, सॉल्व द रियल या करंट प्रॉब्लम, आपका फिजिबिलिटी, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, इनोवेशन, एक्सेप्टेबिलिटी, इथिकल कंसिडरेशन। अगर किसी के पास टॉपिक है तो वो आप व्हाट्सएप में शेयर कर दें, और उसमें हम डिस्कस भी कर सकते हैं कि वो इन चीज़ों के ऊपर आ रहा है या नहीं आ रहा, देन वो क्या टॉपिक करने के काबिल है या नहीं है। इन चीज़ों के मैं डिटेल में आपके शो करता हूँ। सो नंबर फर्स्ट इज योर रिलेवेंस। जब आप कोई टॉपिक अपने सुपरवाइजर के पास लेके जा रहे हैं तो वो टॉपिक देखें कि ऑलरेडी क्या वो टॉपिक इतना पुराना तो नहीं है, क्योंकि जनरली जो पब्लिशेबल होगा या एक्सेप्टेबल होता है जनरली वो होता है जो अभी रिसेंट ट्रेंडिंग पे चल रहा है। या आपका जो टॉपिक आप जो उठा रहे हो तो वो टॉपिक जो आप कम्युनिटी या मतलब आपके उस टॉपिक से किसको कोई फायदा आ सकता है। अगर मतलब किसी की कहीं पॉलिसी अगर आप इंस्टीट्यूट में कर रहे हैं तो मतलब किसी ना किसी एक बंदे को फायदा आएगा आपके उस टॉपिक से। अगर आपका वो टॉपिक से किसी को फायदा आ रहा है, मतलब अगर मैं वही टॉपिक आपके ऊपर खुद के ऊपर अप्लाई करूं, अगर आपको वो किसी चीज से फायदा हो सकता है, देन मीन्स दैट टॉपिक इज रिलेवेंट। अब आप उसको रेटिंग दे दे 1 2 3, अगर 3 रेटिंग मतलब हाईएस्ट उसकी रिलेवेंस है, और 1 मीन्स लोएस्ट उसकी रिलेवेंस है, वो इतना किसी काम का नहीं है, 2 इज एक्सेप्टेबल, ना हाईएस्ट है ना लोएस्ट है। तो जिस टॉपिक पे आपके रिलेवेंस वाली कैटेगरी के ऊपर अगर आप 3 स्कोर दे रहे हैं, तो वो जल्दी आपका इजिली पब्लिश हो जाएगा। जस्ट लाइक कि आप पूछें कि ये जो आप कुछ टॉपिक ले रहे हैं कि वो प्रॉब्लम जनरली कोई सॉल्व करेगा या नहीं करेगा, बिकॉज जितना स्कोर ज्यादा होगा रिलेवेंस में, अगर आप 3 की तरफ रिलेवेंस पे जा रहे हैं तो आपको फंडिंग आराम से मिल जाएगी, आपका पब्लिकेशन आराम से हो जाएगी, और एक अच्छे जर्नल में आपका वो टॉपिक पब्लिश हो जाएगा और जल्दी से एक्सेप्ट भी हो जाएगा आपके डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में। सेकंड, इनोवेशन। जो आप टॉपिक लेके आ रहे हो, यहाँ पे जो आता है रेशनल या रिसर्च गैप के हवाले से, कि ऑलरेडी जब स्टडीज पब्लिश्ड हैं तो आप कौन सा नया तीर मार रहे हो अपनी इस स्टडी में, तो वो आपको जस्टिफाई करना होगा कि आप जो चीज इसमें रिसर्च जो आपने क्वेश्चन बनाया है, रिसर्च क्वेश्चन, फिर रिसर्च क्वेश्चन को इन्हीं चीजों पे लेके आए कि आप जो रिसर्च क्वेश्चन बना रहे हैं कि उससे कोई न्यू नॉलेज ऐड होगी, कोई चीज ऐड हो रही है, क्योंकि उस पे भी स्कोरिंग आएगी। अगर आप 3 स्कोर दे रहे हैं कि मतलब हाँ इसमें बहुत बड़ी चीज ऐड होगी जो पहले किसी ने नहीं की थी, 1 मीन्स कोई इतनी कहते हैं ना कि खास ऐड नहीं होगी, तो जितना 3 की तरफ स्कोर होगा उतनी वो स्टडी जल्दी पब्लिश हो जाएगी, फंडिंग मिल जाएगी, आपका सुपरवाइजर आपका जो भी पब्लिकेशन आर्टिकल जर्नल वाले जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे। देन थर्ड, फीजिबिलिटी। फीजिबिलिटी में आपका आएगा कि इसमें खर्चा, इसमें लोग, इसमें चीजें,
कहाँ कहाँ ट्रेवल, वो चीजें इसमें देखेंगे। अगर आपके आर्टिकल में या टॉपिक में एक आ रही हैं चीजें, इसमें लोग भी ज्यादा लग रहे हैं, खर्चा भी ज्यादा आ रहा है, यहाँ पे फिर उल्टा सिस्टम चलता है। अगर आप 3 स्कोर दे रहे हैं, मतलब इसमें आपका बड़ा खर्चा आएगा, लोग भी ज्यादा आएंगे, आपके काफी चीजें इसमें ऐड होगी, आपको इधर उधर जाना पड़ेगा, तो 3 स्कोर आप मतलब आप वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, कितनी कितनी चीजें उसमें ऐड होती जा रही हैं। अगर आप 3 या 4 दे रहे हैं उसको स्कोर, तो मतलब 4 चीजें ऐड हो रही हैं। अगर आप इसको 1 दे रहे हैं तो मीन्स कम से कम चीजें ऐड हो रही हैं। तो वो आपको देखना पड़ेगा कि आपका जो रिसर्च टॉपिक है उसमें ज्यादा लोग भी नहीं चाहिए होंगे, ज्यादा बजट भी नहीं चाहिए, ज्यादा और टाइम भी नहीं लगे। तो वो स्टडी आपको सिलेक्ट करना है। जो हमारे पास ज्यादा पीजी सिलेक्ट करके आते हैं, वो ट्रेंडिंग टॉपिक तो लेके आते हैं, लेकिन फिजिबिलिटी उनको बाद में पता चलती है कि यार इसमें तो काफी इतना खर्चा आ रहा है, इसमें तो इतने ये चीजें रिक्वायर्ड है, इसमें यहाँ जाना पड़ रहा है, इतना टाइम लग रहा है। तो काफियों की पोस्ट ग्रेजुएशन और ट्रेनिंग या अंडर ग्रेजुएट्स उसमें फंस के उस प्रोजेक्ट को ही छोड़ देते हैं। तो ये रियलिस्टिकली आपको देखना पड़ेगा कि जो चीजें आपकी रिसर्च में रिक्वायर्ड हैं वो कम से कम हो, तो आपके रिसर्च टॉपिक में कम से कम हो, तो वो उतनी फायदेमंद आपकी रिसर्च होगी और जल्दी आपको इजीली अप्रूव्ड हो जाएगी। देन फोर्थ कंपोनेंट इज एक्सेप्टेबिलिटी। अगर आपका सुपरवाइजर, तो जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन में होते हैं ना, तो वो देखा करे कि आपके सुपरवाइजर के इंटरेस्ट में वो टॉपिक है, या वो टॉपिक आपके इंस्टीट्यूशन में एक्सेप्टेबल है, या आपके जिस अवाम में स्टडी करेंगे तो वहां पे फिजिबल होगा। कल्चरल एक्सेप्टेंस, सोशल एक्सेप्टेंस, जेंडर एक्सेप्टेंस, ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। आप बैठे बैठे एक टॉपिक लेके आ रहे हैं कि सर मेरा ये टॉपिक अप्रूव कर दें, और वो सुपरवाइजर या आपका जो टीचर है उसको वो उस रिसर्च में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, तो वो एक्सेप्ट आपका नहीं होगा, अप्रूवल भी नहीं होगा। काफी मुश्किलात आपको आएगी उसके बाद में जब आप पब्लिकेशन के हवाले से जाएंगे। तो वो चीजें भी आप देखें कि आप जो टॉपिक लेके जा रहे हैं, तो जब भी आप सुपरवाइजर के पास जाएं, सुपरवाइजर का खुद का पहले इंटरेस्ट देखें कि वो कौन से थीम में आपको लेके जाना चाह रहा है, कि वो मेरे इस करेक्ट थीम में तुम एक रिसर्च टॉपिक लेके आओ। जनरली ये होता है। तो जब आप सुपरवाइजर, हर सुपरवाइजर की एक अपनी चॉइस होती है टॉपिक्स की, तो आपको देखना पड़ेगा कि वो उसके इंटरेस्ट में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ये सिर्फ चीज नहीं है कि सर इसमें खर्चा कम आ रहा है तो मैं ये टॉपिक उठाऊंगा, नहीं, आपको ये सारे फैक्टर्स चेक करने होते हैं। देन कॉस्ट इफेक्टिवनेस, कि जो ये आप स्टडी करेंगे और जो स्टडी से फायदा, सिंपल एक बिजनेस की बात है कि आपको फायदा ज्यादा आना चाहिए, खर्चा कम से कम होना चाहिए। तो जो आप टॉपिक लेके जा रहे हैं, कम से कम उसमें रिसोर्सेज हो, कम से कम खर्चा लगे, कम से कम लोग उसमें नीड हो, और ज्यादा से ज्यादा फायदा आए उसमें, तो वो आपको ये भी फैक्टर चेक करना पड़ेगा, कॉस्ट इफेक्टिवनेस। एंड सिक्स्थ, एथिकल, क्योंकि ईआरसी अप्रूवल चाहिए तो कल्चरल और ये सारे आपको इफेक्ट देखने पड़ेंगे प्राइवेसी के हवाले से। क्योंकि अगर आप ये चीजें नहीं होगी तो अब इथिकल क्लियरेंस आपकी नहीं होगी, तो पब्लिकेशन आपकी नहीं होगी, कोई भी आपका आर्टिकल या थीसिस एक्सेप्ट नहीं होगा कहीं पे भी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ आवर रिसर्च वेबिनार, के आपको क्वेश्चन कैसे जनरेट करने होते हैं। अब मैं आपको एक आइडिया, क्वेश्चन किसी का अगर है तो हम एक एक्टिविटी इसमें करेंगे, जिसमें आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप रिसर्च टॉपिक एआई के थ्रू उसमें सर्च कर सकते हैं। तो किसी के पास अगर टॉपिक है तो या तो मैं माइक ओपन करता हूँ, और या फिर आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं, तो फिर उसमें हम करते हैं, जो भी अगर करना चाह रहा है तो। मैंने माइक्स ओपन कर दिए हैं, अगर कोई टॉपिक अपना शेयर करना चाह रहा है तो मैं एक्टिविटी आपको करके दिखाऊं। तो मैं आपको एक, तो पहले तो मैं आपको एक विंडो दिखा रहा हूँ जो वेबसाइट आपको यूज करनी है।
जो आपको जहाँ से आपको लिटरेचर या आर्टिकल्स मिलेंगे। किसी के पास है क्वेश्चन? अब एक मैं प्रॉम्प्ट आपको शेयर भी करूंगा। वो प्रॉम्प्ट जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप एआई टूल्स में प्रॉम्प्ट सही नहीं देंगे, देन इट विल बी डिफिकल्ट एक्सट्रैक्ट के टॉपिक कौन सा आपने, उससे रिसर्च गैप कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो मैं एक व्हाट्सएप में शेयर कर रहा हूँ एक प्रॉम्प्ट आपके साथ। स्क्रीन आ गई आपके उस पे? So this is the website that you can use for finding the medical research topics. अब कॉन्सेंसस पे अगर कोई टॉपिक अगर देना चाह रहा है, अब ये इम्पोर्टेंस ऑफ एआई इन अंडर ग्रेजुएट स्टडीज, अब यहाँ पे देखें आपने एक क्वेश्चन भेजा है कि एआई के, यहाँ पे क्वेश्चन स्पेसिफाई नहीं किया है बेस्ड ऑन द जो फ्रेमवर्क्स हमने अभी डिस्कस किए थे। तो अगर मैं लिख रहा हूँ, देखें, इम्पोर्टेंस ऑफ एआई इन अंडर ग्रेजुएट स्टडीज। अब ऐसे आपको नहीं जनरेट करना है टॉपिक या क्वेश्चन, इससे आपको कोई भी रिलेवेंट लिटरेचर नहीं आएगा आपके उस पे। अब अगर हम इसको आ रहे हैं, जो हमने फ्रेमवर्क डिस्कस किया था, तो पहले तो कोई आइडिया देगा कि ये कौन से फ्रेमवर्क में फिट होगा आपका रिसर्च क्वेश्चन? कोई वॉइस में अब शेयर बता दे या ग्रुप में शेयर कर दे। जी, आप क्वेश्चन इसका कैसे बनाएंगी? अब इम्पोर्टेंस आप चेक कर रही हैं किस में, आप कौन सी पीको में हम रखें या कौन से उसमें रखें फ्रेमवर्क में? क्योंकि अगर मैं ये सर्च करूंगा, मैं आपको शो कर रहा हूँ कि यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन जनरेट करके देगा ये एआई टूल। अगर हम लिख रहे हैं एज इट इज जस्ट लाइक आपने जैसे शेयर किया है।
अब यहाँ पे जो आपकी इंपॉर्टेंस आ रहा है ना, दैट इज योर ब्रॉड टर्म। इंपॉर्टेंस को स्पेसिफाई करें। नहीं, इफेक्टिवनेस भी सेम आपका ब्रॉड टर्म हो गया, इंपॉर्टेंस एंड इफेक्टिवनेस। तो क्या आउटकम आपका क्या है यहाँ पे? अगर हम अंडर ग्रेजुएट स्टडीज, तो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स अगर हम आपके हो रहे हैं पीको में, तो पॉपुलेशन आपकी अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, आय से आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और कंपेरेटिव और आउटकम क्या होगा तो वो आप शेयर करें। अब यहाँ पे तो ये आ रहा है कि लर्निंग बिल्ड करियर रिलेवेंट स्किल रिक्वायर एथिकल गाइडेंस। तो आप क्या असेस करना चाह रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे पॉपुलेशन तो आपकी हो गई अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। अब अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स भी कौन से, मेडिकल, डेंटल, फार्मेसी, कौन से ग्रुप के आएंगे? और इंटरवेंशन आपका आ गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप अगर वॉइस में आ जाएं तो इजी होगा हमें डिस्कस करने में। यहाँ पे माइक मैंने अलो कर दी है सबके लिए, ताकि दूसरे भी आइडिया ले सकें कि क्या, या कोई अपना इनपुट देना चाहे। जी, कोई अपना इनपुट देना चाहे, माइक मैंने ऑन कर दी है सबकी। स्पेसिफाई आपका नहीं हो रहा इसमें, तो आउटकम आपका क्या होगा इस कि आप आउटकम लिख रहे हैं कि एआई इज हेल्पिंग नोट्स, तो इफेक्टिवनेस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन राइट, Undergraduates helping in preparing notes, हेल्पिंग इन, preparing notes for the exams, अच्छा, इफेक्टिवनेस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन प्रिपेयरिंग notes, नोट्स फॉर exams, एग्जाम्स। चलें, dental undergraduate exams. इन डेंटल अंडर ग्रेजुएट एग्जाम्स। चल, इसको हम सर्च करते हैं। अब यहाँ पे फिल्टर ऑप्शन आपके आएंगे कि अगर आप पास 10 ईयर्स की स्टडी सर्च करना चाह रहे हैं, ओपन एक्सेस सिर्फ देखना चाह रहे हैं, या अनपब्लिश्ड रिसर्चेस भी देखना चाह रहे हैं, अगर आप स्टडी या सैंपल कौन से किस्म की स्टडीज चेक करना चाह रहे हैं, ऑब्जर्वेशनल या ट्रायल्स, या वो भी आप इसमें डिटेक्ट कर सकते हैं और फिल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं। तो देन यू विल राइट दिस काइंड ऑफ प्रॉम्प्ट, और आपको जो आर्टिकल्स इसमें ढूंढ के देगा, दैट इज अराउंड, इसने 20 आर्टिकल्स इसमें ऐड किए हैं। So there is AI helps exam preparation but works best as a supervised supplement, not a replacement.
So there is a direct AI generated notes is still limited, but broader dental education let AI can support summarization, study guides and mock question, personalized feedback. अब यहाँ पे भी देखें ना, हेल्पिंग इन प्रिपेयरिंग नोट्स, नोट्स मतलब वो ऑटोमेटिक जनरेट करे किसी टॉपिक पे, तो यहाँ पे ये इस किस्म का क्वेश्चन वैसे बनेगा कि डज एआई इंप्रूव एग्जाम नोट क्वालिटी फॉर डेंटल अंडर ग्रेजुएट। आपका जो रिसर्च क्वेश्चन बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा। एआई आपके स्टूडेंट्स की एग्जाम प्रिपरेशन तो इम्प्रूव करता है, बट जो जी, नोट्स वो क्वालिटी पे अभी तक स्टडी नहीं हुई। notes quality. Okay. जी। अब यहाँ पे एक स्टडी शो हो रही है कि एआई इम्प्रूव्स नॉलेज एक्वाइजिशन एंड सेटिस्फिकेशन इन डेंटल पीबीएल विथ मेटा एनालिटिक एविडेंस 46% बेटर नॉलेज। अब इसमें से रिसर्च क्वेश्चन कैसे ढूंढना है वो मैं आपको शो कर रहा हूँ। अब ये हमने एक नैरेटिव रिव्यू है, सिस्टमिक रिव्यू रिसेंट है 2025 का, हमने एक सिलेक्ट कर लिया कि एज यहाँ से मैं देखूं कि क्या रिसर्च क्वेश्चन की नीड है, क्योंकि जनरली सिस्टमिक रिव्यू या मेटा एनालिसिस से आपको रिसर्च क्वेश्चन मिल जाएगा। अब मैं इसको ओपन कर रहा हूँ फुल टेक्स्ट में, और मैं फिर आपको एक इसकी दिखाऊंगा कि हाउ यू कैन यूटिलाइज दैट। अब मैं इसको पहले डाउनलोड कर लूँ आर्टिकल को पीडीएफ में। अब मैंने आर्टिकल इसको डाउनलोड कर दिया है। अब आपने क्या करना है, अब मैं आपको एक दूसरी वेबसाइट दिखा रहा हूँ जो गूगल की आई है, दैट इज नोटबुक एलएम। नोटबुक एलएम सब्सक्रिप्शन के बगैर सही चलता है? जी लाइक जी बहुत जी। स्लो नहीं है? उसको नहीं नहीं, आप उसको एक प्रॉम्प्ट उसके देंगे, दैट विल बी गुड। बिना प्रॉम्प्ट के सही नहीं चलेगा। अब आप वो कोई भी आर्टिकल का आपने पीडीएफ डाउनलोड कर लिया जो मैंने आपके प्रॉम्प्ट शेयर किया है, उस वहां पे आप वो प्रॉम्प्ट डालेंगे। अब मैं अपलोड कर रहा हूँ, ये मैंने आर्टिकल यहाँ पे अपलोड कर दिया। अब आप के साथ जो मैंने प्रॉम्प्ट एक शेयर किया, पहले तो वेट करें कि वो नोटबुक आपका आर्टिकल को रीड करे। अब ये सिस्टमिक रिव्यू उसने रीड कर लिया है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसी को ही एक प्रॉम्प्ट देना है यहाँ पे जो मैंने आपको भेजा है, जस्ट लाइक कॉपी पेस्ट कर दें, वो मैंने एक प्रॉम्प्ट बनाया है। आपने ये प्रॉम्प्ट पूरा टाइप करना है इसमें, या फिर इसे कॉपी पेस्ट कर दें, ठीक है। अब उसको वो प्रॉम्प्ट सेंड कर दें, देन आपको वो कम से कम 2 या 3 रिसर्च टॉपिक्स जनरेट करके देगा जो अलोंग विथ द रिसर्च गैप और उसके रैशनल है। अल्कोहल स्वैप दो। जी। ठीक है। अब यहाँ जी पे जी। देखिए वो जनरेट करके आ रहा है। यहाँ पे जो मैं हमने प्रॉम्प्ट दिया कि समरी बता रहा है कि इस आर्टिकल ने क्या चीजें की हैं। वो एक ओवरव्यू बता देगा कि इसने 6 रेंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स यूज किए जिसमें एआई को पीबीएल और सीबीएल में मेडिकल और डेंटल एजुकेशन में एनालाइज किया है उसने। ऑब्जेक्टिव्स इसमें लिखे हुए हैं। इस आर्टिकल का रिसर्च क्वेश्चन क्या था, ये था यूजिंग पीको फ्रेमवर्क कि in medical and dental student does AI powered PBL or CBL improve knowledge acquisition, clinical reasoning and satisfaction compared to traditional methods or non AI PBL or CBL। फाइंडिंग्स क्या थी, ये यहां से आ गई कंक्लूजन, ठीक है। अब सेक्शन 2 इसी आर्टिकल से एआई जनरेट करके दे रहा है, दैट इज गैप या लिमिटेशंस क्या है इस आर्टिकल में।
अब ऑथर्स ने क्या हाईलाइट किया है कि इसमें गैप्स हैं जो न्यू रिसर्चेस या कर सकते हैं, जस्ट लाइक नंबर फर्स्ट सस्टेनेबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म रिटेंशन। मोस्ट स्टडीज जो एवेल्युएटेड हैं एक सिंगल लर्निंग सेशन पे हैं। देयर इज अ लेक ऑफ एविडेंस वेदर दीज गेन्स आर रिटेन्ड ओवर टाइम और हाउ दे इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म प्रोफेशनल, इस पे रिसर्च नहीं है। असेसमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स स्किल्स, ज्यादातर जो इस आर्टिकल में यूज किया गया दैट इज ओनली एमसीक्यूज, कोई दूसरी स्किल्स असेस नहीं की गई थी। तो वो भी आपके लिए एक एरिया खाली पड़ी है पीबीएल या सीबीएल में, तो वो आप असेस कर सकते हैं। नोवेलिटी इफेक्ट, ठीक है, तो ये तो इफेक्ट दे रहा है कि एआई की वजह से सेटिस्फिकेशन ज्यादा आई है, पर क्या सच में बच्चे उसके बाद लर्न कर रहे हैं, उनको मेमोरी में रिटेन हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो वो अभी इफेक्ट स्टडी होना बाकी है। टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज बैरियर्स, हाई हार्डवेयर रिक्वायरमेंट है, स्टूडेंट के ऊपर रिलायड है, तो वो चीजें भी आपको अवेलेबल है जिस पे आप रिसर्च कर सकती है, जिसमें कम से कम आपके हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट कम हो। फैसिलिटेटर रोल, मेथडोलॉजिकल कंसर्न्स, काफी बायस, तो 6 डिफरेंट आपको रिसर्च गैप यहाँ से मिल गए हैं। अब उसके बाद वो रिसर्च क्वेश्चन जनरेट करके देगा। एक जो आप ट्रायल कर सकते हैं, क्वेश्चन आपका यहाँ जनरेट हो गया। हाउ डज द कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन ऑफ एआई पावर्ड पीबीएल सीबीएल अक्रॉस मल्टी ईयर मेडिकल डेंटल करिकुलम अफेक्ट लॉन्ग टर्म रिटेंशन ऑफ clinical knowledge and transition to clinical practice compared to traditional pedagogical methods? रेशनले यहाँ पे आ गया कि मोस्टली सिंगल सेशन पे फोकस कर रही है, शॉर्ट टर्म स्टडीज हैं, लॉन्ग टर्म और मल्टी सेशंस नहीं है। स्टडी डिजाइन कैसे कर सकते हैं आप? मल्टी सेंटर लॉन्गिट्यूडिनल रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, आप 2-3 इंस्टीट्यूट्स के साथ कोलैबोरेट करके रिसर्च कर सकते हैं। आपका पॉपुलेशन कौन सी होगी? मेडिकल डेंटल स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक आप स्टडी करें। क्या वेरिएबल्स होंगे? लॉन्ग टर्म नॉलेज रिटेंशन, कम से कम 1 साल या 2 साल तक स्टडी वो चलेगी। ऑस्की की परफॉर्मेंस, वर्क प्लेस बेस्ड असेसमेंट, एक आपका ये रिसर्च आ गया। दूसरा आपका रिसर्च टॉपिक आ गया है एल्यूसिनेशन एंड क्रिटिकल थिंकिंग डेवलपमेंट। क्वेश्चन आ गया, टू व्हाट एक्सटेंट डज एक्सपोजर टू एआई जनरेटेड इनएक्यूरेसीज ड्यूरिंग पीबीएल सीबीएल अफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स क्रिटिकल अप्रेजल स्किल एंड क्लिनिकल स्केप्टिज्म? रैशनले भी यहाँ उसका जनरेट होके आ गया। स्टडी डिजाइन दैट इज मिक्स्ड मेथड एक्सपेरिमेंटल स्टडी, आप कैसे करेंगे? स्मॉल ग्रुप में अंडर ग्रेजुएट या मेडिकल या डेंटल के उठाएं और चैट जीपीटी या उनके थ्रू उनको असेस करें। और ये आउटकम क्या चेक करेंगे कि देखें कि फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूडेंट लेड एरर डिटेक्शन और स्कोर्स ऑन कॉर्नल क्रिटिकल थिंकिंग टेस्ट और क्वालिटेटिव थिंग्स ट्रस्ट। मतलब आप दो चीजें एनालाइज करें, एक एआई के थ्रू, एक स्टूडेंट्स के थ्रू। फिर स्टूडेंट्स को कहें आपको पता है कि एआई ने ये चीज गलत लिखी है, और आप देखें कि स्टूडेंट कितनी चीजों गलत चीजों को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। Then fourth, impact on the facilitator burden educational interaction. Does the implementation of AI intelligent system reduce cognitive load on the faculty? इस पे आप रिसर्च कर सकते हैं। ये आपका रेशनली जनरेट हो गया आ गया। ऑब्जर्वेशनल कंपेरेटिव स्टडी, फैकल्टी मेंबर्स उसमें स्टडी कर लें। फैसिलिटेटर प्रिपरेशन टाइम, ये चीजें असेस कर सकते हैं इसमें। फोर्थ इज डिफरेंशियल आउटकम बेस्ड ऑन प्रायर एक्सपीरियंस। हाउ डज इफेक्टिवनेस ऑफ एआई सीबीएल वरी बिटवीन स्टूडेंट्स विद डिफरेंट लेवल्स ऑफ बेसलाइन? अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट में सीबीएल में क्या डिफरेंस आ रहा है? क्वासी एक्सपेरिमेंटल स्टडी कर सकते हैं, कंपेयर करें जूनियर स्टूडेंट्स और सीनियर के। तो ये 4 डिफरेंट रिसर्च टॉपिक्स और क्वेश्चंस आपके पूरी सिनॉप्सिस टॉपिक जनरेट होके आ गए आपके पास यूजिंग द एआई। और आपने सिर्फ एंड सिर्फ 2 टूल्स यूज करने हैं। आपने कॉन्सेंसस के थ्रू लिटरेचर सर्च करना है, और देन नोटबुक पे आप आके ये जो मैंने प्रॉम्प्ट दिया है वो प्रॉम्प्ट देंगे। सो द नोटबुक एलएलएम इज गोइंग टू गिव यू द रिसर्च क्वेश्चन, बिकॉज वो न्यू चीज नहीं जनरेट करेगा, इट विल गिव यू फ्रॉम दिस आर्टिकल, और पूरा आर्टिकल आपको खुद को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड दिस इज हाउ यू कैन यूटिलाइज एआई इन जनरेटिंग योर रिसर्च क्वेश्चन, जो हमारे आज के सेशन का ऑब्जेक्टिव था कि कैसे हम एक रिसर्च टॉपिक जनरेट करें। सो दिस वाज ऑल अबाउट फ्रॉम मी। अगर किसी को क्वेश्चंस हैं तो देन आई विल बी हैप्पी टू
क्लियर योर कॉन्सेप्ट। अगर किसी को टॉपिक ढूंढना है, कोई है तो वो शेयर करे, तो मैं आपको टॉपिक एक और हम एक्टिविटी कर सकते हैं टॉपिक्स के हवाले से। जी That was very informative. Thank you. थैंक यू वेरी मच। और अगर किसी को और बस ये है कि कॉन्सेंसस की सब्सक्रिप्ट आपको जो डिटेल लिटरेचर रिव्यू है दैट इज शॉर्ट टाइम के लिए है, लेकिन फिर 1 महीने के बाद रिन्यू हो जाता है, या आप पेड ले सकते हैं। बाकी नोटबुक एलएलएम के थ्रू जस्ट यूज इट, बजाय जो आप चैट जीपीटी या जेमिनाई को आर्टिकल अपलोड करें वहां से फेक जनरेट हो जाएंगे। नोटबुक एलएलएम इज आपका ऑथेंटिक है और इफेक्टिव है। ठीक है, so this was all about. Okay. Thank you so much. Allah Hafiz. Thank you. Allah Hafiz.